Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about posterior pituitary. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था और आपसे प्रॉमिस करके हमने बोला था कि इसके कई लेक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 लेक्चर को फिनिश किया और ये तीसरा लेक्चर है इसके रिगार्डिंग में, इंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग में। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानकारी देंगे आपके लिए, ठीक है। और कहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन जनरेट होते हैं और किस तरीके से आप एकेडमिक एग्जाम में लिखेंगे, ये सब चीज़ की हम जानकारी देंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा था और आज जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अनादर नाम भी होता है जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि इसका अगर हमारे बॉडी में दो तरीके से सिक्रेशन एक तरीके से सिक्रेशन होता है जिसमें हाइपोथैलेमस डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और हाइपोथैलेमस से दो तरीके से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है दैट इज बेसोप्रेसिन को हम एडीएस हार्मोन्स भी कहते हैं और सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक ना। इन सभी की जानकारी हम लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। और ये पूरा एरिया आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो तरीके से हार्मोन्स अभी हमने बताया कि सिक्रेट हो रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहले तो हम इसका थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है और स्ट्रक्चर में हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्लियर। एक्चुअल में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है ना। नर्व सेल्स जो होती है तो वो फाइबर से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाई जाती है जिसे हम प्यूट्रीसाइड्स कहते हैं। ये सेल्स को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इसके पार्ट्स होते हैं और इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पिट्यूटरी में, तो देयर आर द 3 पार्ट्स हैं। इसमें 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट होता है पार्स नर्वोसा, सेकंड होता है इनफेंडिबुलर स्टेम, थर्ड होता है मीडियल इमिनेंस है, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस इसका सेकंड नाम होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी जानकारी ले चुका था। तो अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो पहले वो लेक्चर को कंप्लीट आप देखिए, देन इसके बाद इसमें आइए। क्लियर। तो इसके बारे में हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे किसकी, न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। न्यूरोहाइपोफाइसिस में अभी हमने बताया कि 3 पार्ट्स होती हैं। एक होता है मीडियल इमिनेंस, सेकंड होता है इनफेंडिबुलर और थर्ड होता है पार्स नर्वोसा, ठीक है। और ये सभी क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जहां पर इसका हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और ये पोर हो करके कहां पर जा रही हैं, ब्लड स्ट्रीम में जा रही हैं, ठीक है। तो ये तीनों टर्म इसमें इन्वॉल्व होकर के अपना फंक्शनिंग काम करते हैं। क्लियर। इतना समझ गए इसके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और हार्मोन्स कितने होती हैं, दो तरीके से हार्मोन्स होती हैं। एक तो यहाँ पर एडीएस हार्मोन्स होता है जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। और एडीएस हार्मोन्स का सेकंड नाम भी याद रखिएगा दैट इज बेसोप्रेसिन, ठीक है। एडीएस के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, देन बेसोप्रेसिन के बारे में लेंगे। एक्चुअल में एडीएस जो हार्मोन्स है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। यह प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है, प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होता है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और इसे हम बेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इतना आप जनरल तरीके से समझ रहे हैं। अब एक्शन की अगर बात करेंगे, एक्शन का दैट मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। कि मतलब कि ये अपने बॉडी में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। दो तरीके से अपना ये फंक्शनिंग को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट है रिटेंशन ऑफ द वाटर, सेकंड है बेसो प्रेशर एक्शन, ठीक है। कैसे होता है ये चीज को समझिए। रिटेंशन की अगर बात करेंगे तो एक्चुअल में जो एडीएस हार्मोन्स होता है तो ये वर्क डायरेक्ट कहाँ पर करता है,
किडनी में, और किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन में एक तरह के ट्यूब होती है जिसको बोला जाता है डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर ये हार्मोन्स टोटली तरीके से वर्क करता है। तो एडीएच हार्मोन्स नेफ्रॉन के डीसीटी के वाटर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करके उसको इंक्रीज करता है, मतलब कि वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे बॉडी में प्रेजेंट वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब वहां पर उसका अब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियसली वाटर में बॉडी का वाटर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और बेसो प्रेशर का काम क्या होता है कि एडीएस हार्मोन्स बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये नेफ्रॉन में क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ डीसीटी के पास, देन इसके बाद बॉडी में इसके वाटर लेवल को इंक्रीज किया, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो होता है बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। और कैसे करता है ये, एक्चुअल में यहाँ पर ये जो वर्क अपना दिखा रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में वर्क करता है, मतलब कि जो सेल्स हैं तो सेल्स के ये बाहरी एरिया में अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर इसके फ्लो चार्ट के रूप में आप समझिए कि ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या किया, इस वेसोप्रेसिन और एडीएस को क्या किया, यहाँ पर रिलीज किया, प्रोड्यूस करने के बाद रिलीज किया। एडीएस हार्मोन्स दो तरीके से काम कर रहा है, एंटी डायरेटिक और बेसोप्रेशर के रूप में। ठीक है ना, एंटी डायरेटिक यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता है, प्रेशर के रूप में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। ठीक है ना, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे ही बॉडी में इसकी जरूरत होगी तो यहाँ से ये एक्सक्रीटेड होगा, और एक्सक्रीट होकर के डायरेक्ट कहाँ पर आता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, क्योंकि ये डक्टलेस की तरह काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन में आए, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स दैट इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में। ठीक है ना, जिसके कारण यूरिन का कंसंट्रेशन नॉर्मली तरीके से होगा और बॉडी का वाटर इंक्रीज लेवल हो जाएगा, बॉडी के लेवल का जो वाटर है वो इंक्रीज लेवल पर आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क परफॉर्म करता है अपना। ठीक है, इतना आप इसके बारे में समझ गए। आगे समझिए इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये भी एक तरीके से प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होता है, जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। एक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके से एक्शन का काम करता है। एक तो यहाँ पर ये फीमेल का अलग तरीके से काम करता है और मेल में अलग तरीके से वर्क करता है, मतलब कि एक्शन जो काम कर रहा है तो दो तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप के वर्क करता है, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे फीमेल की। तो फीमेल में दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो एक्शन अंदर मेमोरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसमें काम कर रहा है, सेकंड है यूट्रस में काम कर रहा है। ठीक है, पहले हम समझेंगे किसका, मेमोरी ग्लैंड का। एक्चुअल में जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में एक लेयर पाई जाती है दैट इज मायो इपिथेलियम, मतलब इपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इन इपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है, ठीक ना, एक्साइटमेंट देगा, और जिसके कारण मिल्क इजेक्शन होगा, मतलब कि जब बेबी होता है तो मिल्क को इजेक्ट करेगा, उसके कारण ये प्रोसेस होगी, और साथ में मिल्क का भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इतना इसका यहाँ पर फंक्शन होता है। और क्या काम होता है इसका यूट्रस में। यूट्रस में कैसे काम हो रहा है, दो तरीके से, एक तो प्रेग्नेंट लेडी के रूप में काम होगा और एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के रूप में काम होगा। कैसे होगा ये चीज को समझिए कि प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पर ऑक्सीटोसिन का एक्शन कैसा हो रहा है, डिफरेंट टाइप के हो रहा है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के एंड में ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को सिक्रेशन को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, मतलब उसके सिक्रेशन को रोक देता है। किसके, दो हार्मोन्स को, जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन्स को वहां पर सिक्रेशन हो रहा है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा और अपना वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिसमें यूट्रस में कंट्रक्शन स्टार्ट होगा, ठीक ना, मतलब कंट्रक्शन स्टार्ट होने लगेगा, और चाइल्ड जो बर्थ होगा, ठीक है, चाइल्ड की जो बर्थ होना स्टार्ट होगा तो उसको किसी प्रकार का पता नहीं चलेगा। लेबर के समय, मतलब कि जब डिलीवरी होगी, ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो आप देखे होंगे, अगर एक इसके एग्जांपल से समझें
कि ड्यूरिंग द डिलीवरी या कि ड्यूरिंग द बर्थ है, उस दौरान क्या होता है कि फीमेल में काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है, ठीक है, या कि कभी कभार क्या होता है पेन नहीं होता है, तो उसी दौरान क्या किया जाता है ऑक्सीटोसिन का है इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण उसको पेन इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और जब पेन इंक्रीज होगा तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन का हार्मोन तेजी से सिक्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये कंडीशन ये होती है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में की कंडीशन क्या होती है कि ऑक्सीटोसिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करता है, मतलब कि अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उस दौरान क्या होता है स्पर्म पहुंचेगा कहां पर यूट्रस के पास, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ये काम किस में हो रहा है पूरा फीमेल्स में। मेल्स में अगर बात करेंगे तो इसका क्या काम होता है, मेल में इजैकुलेशन के समय ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसमें स्पर्म का यूरेथ्रा में सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि इजैकुलेशन के दौरान इसका वर्क परफॉर्म होता है मेल्स में। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ के रखिए। नेक्स्ट हम थोड़ी सी यहाँ पर इसकी एबनॉर्मलिटी समझेंगे, मतलब कि अंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में दो तरीके से जो हमने हार्मोन्स का सिक्रेशन पढ़ा दो ग्लैंड को, उसके अंदर के जितने भी हार्मोन्स इन्वॉल्व है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी यहाँ पर हो जाती है। अब जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है चीज को समझिए, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिचेंटिस में कंडीशन हो जाती है, ठीक ना, कंडीशन नहीं एक तरह की कह सकते हैं कि बीमारी ही हो जाती है, ठीक है। एक्रोमेगाली की कंडीशन हो जाती है, डॉर्फिज्म कंडीशन हो जाती है, एक्रो मैक्रिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, और डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन। ये सभी कंडीशन किस में हो रही है एबनॉर्मलिटी कर, मतलब कि हार्मोन्स का अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है या कि हाइपो सिक्रेशन हो रहा है उस दौरान हो रही है। क्लियर, सबसे पहले हम बात करेंगे जिजेंटिस्म की। जिजेंटिस्म दो तरीके से काम होता है, एक चाइल्ड में अलग तरीके से होता है दैट इज चिल्ड्रन, और एडल्ट में अलग तरीके से होता है। पहले हम बात करेंगे चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस दौरान पर क्या हो जाता है जिजेंटिस्म की कंडीशन हो जाती है, और इस कंडीशन में एक्सेस ग्रोथ होने लगती है, मतलब कि कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ये दैट इज खली, ठीक है ना, जो रेसलर हैं। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये एडल्ट की कंडीशन में इसको देखा गया, मतलब कि चाइल्ड में रहे होंगे तब भी इनका जो होता है बॉडी का ग्रोथ है हर तरीके से अब नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल पर्सन आपको नजर आ रहा है और ये जिचेंटिस्म की कंडीशन में आ रहा था। ये जो जिचेंटिस्म की कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो ये चिल्ड्रन में देखने को मिलती है। अब आपके माइंड में आया फिर एडल्ट में क्या है, तो एडल्ट की कंडीशन में एक्रोमेगाली देखने को मिलती है, ठीक है ना। बट इसका सिम्टम्स क्या होता है कि हाइट अप टू द 7 to 8 फीट, मतलब लगभग आपको हाइट इतना देखने को मिलेगी और हाइपर ग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है कि हाइपर ग्लाइसेमिया किस कंडीशन में देखने को मिलती है, तो ये इसको याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली की कंडीशन एडल्ट की बात करेंगे तो अंटेरियर पिट्यूटरी के हाइपर सिक्रेशन से एक्रोमेगाली डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका इस साइड का है पूरा फेस वगैरह हर चीज नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ना, और इस साइड आपको ये पूरा एबनॉर्मलिटी तरीके से दिख रहा है, मतलब कि हर अंग इसका इंक्रीज है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका मोस्ट यहाँ पर बता रहा है सिम्टम्स के रूप में कि गोरिल्ला फेस, मतलब कि गोरिल्ला का जैसा फेस होता है उस तरीके से हो जाएगा। इंक्रीज इनलार्जमेंट ऑफ द हैंड एंड फीट, मतलब कि हैंड और फीट दोनों हो जाएगा। काइपोसिस की कंडीशन होने लगती है, ठीक है। ओवर ग्रोथ होने लगती है बॉडी, ठीक ना, हेयर आने लगती है और हाइपर टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सभी कंडीशन एक्रोमेगाली में देखने को मिलती है। ड्वार्फिज्म की अगर बात करेंगे तो ड्वार्फिज्म मीन्स होता है बोना पर, मतलब कि जहां पर ग्रोथ हार्मोन्स क्या हो रहा है टोटली तरीके से सिक्रेशन इसका कम हो रहा है, ठीक ना, हाइपो सिक्रेशन देखने को मिल रही है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और स्पेशली जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ड्वार्फिज्म चिल्ड्रन में पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपो सिक्रेशन के कारण प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना ड्वार्फिज्म कहलाता है। क्लियर, इतना आप टर्म समझ के रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होती हैं। आगे समझिए यहाँ पर थोड़ी सी
और कि और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसका कॉजेस बता रहा है कि नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर ऑफ द अंटीरियर पिट्यूटरी, डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स का रिलीजन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन्स का, उसकी डिफिशियंसी होने लगती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है आपको। ठीक है, सिम्टम्स आपको यही नजर आएंगे कि रिड्यूस द स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल की मसल्स होती है और बोन्स होती है और रोडीज होने लगती है, उनका ग्रोथ कम हो जाता है और लगभग आपको हाइट 3 फीट देखने को मिलेगी। ठीक ना, ये होता है एक्रोमिक्रिया। ठीक ना, एक्रोमिक्रिया एडल्ट में देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है। एडल्ट में अंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोसेक्रेशन से एक्रोमिक्रिया डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जिसमें इस तरीके से आपको कुछ नजर आएगा। एबनॉर्मलिटी हाइपोथैलेमस, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, डी जनरेशन ऑफ द अंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि जो उसकी जनरेशन पावर होती है अंटीरियर पिट्यूटरी की, उसमें डी जनरेशन के रूप में देखने को मिलती है, मतलब कह सकते हैं कि डिफिशियंसी देखने को मिलती है। सिम्टम्स में क्या रहेगा आपको, एट्रोफी ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक ना, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अपर लिम्ब में ये कंडीशन रहेगी, एंड लोअर लिम्ब पे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाएगी और ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी का दैट मीन्स होता है मोटापा। ठीक ना, मतलब कि एबनॉर्मल तरीके से फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये सभी कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको इनमें। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो एडीएच हार्मोन्स हो रहा है उसका हाइपोसिक्रेशन होने लगता है। ठीक ना, मतलब कि हाइपोसिक्रेशन दैट मीन्स कम होने लगता है, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलती है। एडीएच के रिड्यूस सिक्रेशन से वाटर एक्सक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे फॉलोइंग सिम्टम्स आपको नजर आती हैं। ठीक है, जिसमें फॉलोइंग सिम्टम में आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीडिस्पेसिया। पॉलीडिस्पेसिया का मीन्स होता है थ्रस होना, मतलब कि अत्यधिक आपको जो होता है एक्सेसिव देखने को मिल सकता है, वाटर इनटेक करने के लिए हो सकता है, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। और पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया एक तरह कह सकते हैं कि अब नॉर्मल कंडीशन होती है कि 24 आवर्स में आपको लगभग मोर देन 2 लीटर से अधिक यूरिन पास आउट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन देखने को मिल सकती है इसमें, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होते हैं। ठीक ना, ड्वार्फिज्म क्या होता है, जिजेंटिस्म क्या होता है। ठीक है, ये सभी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ में, कोई नया टॉपिक इसी का हम प्रिपेयर करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है ना, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और आपके लिए हम इस तरीके से लेक्चर प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।